नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात एक ऐसे शख्स की जिसका नाम इस समय पूरी दुनिया में गूंज रहा है। जी हां, बात न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी की। राष्ट्रपति ट्रंप के तगड़े विरोध और धमकियों के बावजूद ममदानी की जीत क्या बताती है? क्या यह ट्रंप के असर में आ रही कमी का नतीजा है? क्या अमेरिका उनकी कट्टरपंथी नीतियों से उब रहा है? क्या आम जनता इस्लामोफोबिया के पीछे छिपे राजनीति और आर्थिक एजेंडे को समझने लगी है? और क्या है ममदानी का भारत कनेक्शन? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफर। ममदानी की जीत के बाद किस तरह का मंजर है वो आपके सामने, मंजर नहीं नजारा कहना चाहिए। तो 4 नवंबर को वोट पड़े थे न्यूयॉर्क के मेयर पद के लिए, और 34 साल के जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं जोहरान ममदानी, वो जीत गए। उनकी जीत जैसे ही तय हुई, उनके समर्थक खुशी से उछलने लगे। हर तरफ बस जोहरान जोहरान का नारा गूंजने लगा। जोहरान 100 साल के इतिहास में पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मूल के मेयर होंगे। जोहरान की ये जीत कड़े संघर्ष के बाद मिली है। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका का पूरा सरकारी तंत्र उनकी राह रोकने में जुटा हुआ है, फिर भी रोक नहीं पाया। जोहरान को रोकने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान कहलाने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी। सिर्फ प्रचार ही नहीं किया था, सीधे सीधे धमकाया था। जोहरान ममदानी को ही नहीं धमकाया था, न्यूयॉर्क की जनता को भी धमकाया था। क्या कहा था ये देखिए। ट्रंप ने कहा, राष्ट्रपति होने के नाते मेरे लिए न्यूयॉर्क को काफी धन देना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर एक कम्युनिस्ट, ध्यान दीजिए, अगर एक कम्युनिस्ट न्यूयॉर्क को चलाएगा तो आप वहां पैसे भेजकर उसे सिर्फ बर्बाद ही करेंगे। अगर ममदानी चुने जाते हैं तो इसकी संभावना बहुत कम है कि मैं न्यूनतम कानूनी जरूरत से ज्यादा कोई फेडरल फंड दूं। साफ साफ धमकी थी। पूंजीवाद के मक्का अमेरिका में ऐतिहासिक कारणों से कम्युनिस्ट शब्द खतरनाक बना दिया गया है। संपत्ति के बंटवारे की कम्युनिस्टों की मांग ने जमाने से अमेरिकी कॉरपोरेट्स को बेचैन कर रखा है, जिसे वे आजादी छीनने वाले के रूप में प्रचारित करते हैं। ऐसे में ट्रंप को उम्मीद थी कि कम्युनिस्ट कहे जाने के बाद लोग जोहरान का साथ छोड़ देंगे। ट्रंप ने ममदानी को गिरफ्तार और निर्वासित करने की भी धमकी दी थी। सिर्फ 7 साल पहले अमेरिकी नागरिकता जोहरान को मिली है, तो वो ये कह रहे हैं कि तमाम जो उनका अप्रवासियों के खिलाफ अभियान है ट्रंप का, उसको उन्होंने जोड़ दिया जोहरान ममदानी से भी, और कहा वापस भेज देंगे। उन्हें यहूदी विरोधी बताया और कहा कि जो यहूदी उन्हें वोट देंगे वो मूर्ख हैं। ममदानी ने जवाब दिया, ये लोकतंत्र पर हमला है, कोर्ट में लड़ेंगे। न्यूयॉर्क में 3 लोगों के बीच मुकाबला था, और यह जानना बहुत जरूरी है। पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो और कर्टिस सिल्वा, साथ में ममदानी। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से जोहरान ममदानी थे। पूर्व गवर्नर जो एंड्रयू क्यूमो, जो फिलहाल निर्दलीय तौर पर लड़ रहे थे और पहले डेमोक्रेटिक पार्टी में ही थे, और इधर थे रिपब्लिकन कर्टिस सिल्वा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रंप ने अपनी पार्टी के सिल्वा का समर्थन नहीं किया, उन्होंने क्यूमो का समर्थन किया ताकि किसी भी तरह ममदानी हार जाए। यह एक अजीब बात थी कि अपनी ही पार्टी का समर्थन न करके एक पूर्व डेमोक्रेट का उन्होंने समर्थन किया, जो न्यूयॉर्क के गवर्नर भी रह चुके। लेकिन ममदानी को 50% से ज्यादा वोट मिले। 1969 के बाद सबसे ज्यादा टर्नआउट मेयर के चुनाव में इस बार हुआ। एक तरह से रिकॉर्ड तोड़ने या कहिए कि रिकॉर्ड बनाने वाला चुनाव यह साबित हुआ। ममदानी, अब जैसा मैंने बताया, न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम, पहले साउथ एशियन और सदी के सबसे युवा मेयर होंगे। 34 साल उम्र है। 1 जनवरी 2026 को वो पद संभालेंगे।
आखिर जोहरान ममदानी ने यह चमत्कार कैसे किया? एक शख्स जो महज 7 साल पहले अमेरिका का नागरिक बना, वो न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। यह हैरानी की बात है, लेकिन ये किसी लोकतंत्र की ताकत को भी बताता है और यह भी बताता है कि वहां की जनता जो है उसने प्रजा बनने से इनकार कर दिया, नागरिक बनने को तवज्जो दी। आखिर कौन है जोहरान ममदानी? ये तस्वीर देखें और कुछ अंदाजा लगाएं। ये पूरी तस्वीर है माता, पिता और पत्नी। इस तस्वीर में ये जो इधर हैं, इन्हें गौर से देखिए, शायद आप पहचान लें। ये भारत की हैं, उड़ीसा के राउरकेला में इनका जन्म हुआ। मशहूर फिल्मकार हैं मीरा नायर, जोहरान की मां है। ये वही मीरा नायर हैं जिन्होंने सलाम बॉम्बे, मिसिसिपी मसाला, मॉनसून वेडिंग और नेमसेक जैसी मशहूर फिल्में बनाई हैं। और पिता कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जाने माने प्रोफेसर महमूद मदनी। मुंबई में इनका जन्म हुआ था 1946 में, लेकिन फिर परिवार युगांडा चला गया और जोहरान का जन्म 18 अक्टूबर 1991 को कंपाला यानी युगांडा में हुआ। 5 साल की उम्र में जोहरान परिवार के साथ दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां पिता महमूद ममदानी केपटाउन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने थे। और जब 7 साल के थे जोहरान, तो परिवार न्यूयॉर्क आ गया। साल 2014 में उन्होंने वोडन कॉलेज से बैचलर इन अफ्रीकन स्टडीज में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। राजनीति में आने से पहले जोहरान हाउसिंग काउंसलर थे, यानी गरीब लोगों को घर से बेदखल होने से बचाते थे। वे हिप हॉप आर्टिस्ट भी थे, रैप गाते थे। 2018 में उन्हें अमेरिका की नागरिकता हासिल हुई। 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में वो चुने गए और 2025 में शादी हुई। यह है उनकी पत्नी रामा दुआजी, जो सीरियन है, एक कलाकार है और अमेरिकी नागरिक बनने के 7 साल बाद न्यूयॉर्क के लोगों की उम्मीद बनकर चमके हैं जोहरान ममदानी, मेयर का चुनाव जीतकर। जोहरान की सफलता के कारणों का विश्लेषण करने से पहले जरा न्यूयॉर्क पर नजर मारते हैं। यह देखिए, न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत शहर है। यहां वॉल स्ट्रीट है जो दुनिया भर के आर्थिक कार्य व्यापार की दिशा तय करता है। यहां संयुक्त राष्ट्र का यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, जहां दुनिया के बारे में तमाम अहम फैसले होते हैं। फ्रांस से मिले उपहार के रूप में 1886 में समुद्र तट पर स्थापित की गई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यही है जो अब अमेरिका की पहचान है। यह प्रतिमा याद दिलाती है कि अमेरिका के गठन का मूल सिद्धांत है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता किसी कीमत पर बाधित नहीं की जा सकती, चाहे वो धर्म की हो, चाहे वो भाषा की हो, चाहे वो विचारों की हो। किसी भी कीमत पर बाधित नहीं किया जा सकता वहां की स्वतंत्रता को, अमेरिका की। यहां तक कि लोगों को आत्मरक्षा के लिए बंदूक रखने का भी अधिकार है। लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ राज्यों में अब कुछ उस पर नियंत्रण किया गया है, वरना दुकान में वैसे ही लोग बंदूकें खरीद सकते हैं जैसे कि सब्जी भाजी खरीदी जाती है। लेकिन सवाल है कि स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मानजनक ढंग से जीने की स्वतंत्रता शामिल है कि नहीं? क्या यह स्वतंत्रता अमूर्त ढंग से हो सकती है? न्यूयॉर्क के लोगों के लिए यह बड़ा सवाल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गृह शहर कहलाने वाले न्यूयॉर्क की आबादी करीब 85 लाख है, लेकिन जीवन स्तर बनाए रखना वहां लगातार मुश्किल होता जा रहा है और इसने बड़े पैमाने पर आक्रोश पैदा किया है। क्या है न्यूयॉर्क का हाल? कुछ आंकड़े हैं। न्यूयॉर्क में औसत किराया यानी घर का किराया $3,397 प्रति माह है। 5 साल में यह 20% बढ़ चुका है और जो न्यूयॉर्क की आधी आबादी है वो अपनी कमाई का 50% सिर्फ इसी किराए पर खर्च करती है। यानी फ्रीज द रेंट को काबू करो, वहां का एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसके अलावा न्यूयॉर्क में अपराध और सार्वजनिक गोलीबारी की घटनाओं से भी लोग परेशान हैं। ट्रंप प्रशासन की फंड कटौती से स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं पर असर पड़ा है। करीब 30 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
वहां पर गरीबों के लिए कूपन दिए जाते हैं, फूड कूपन्स, जिससे वो बाजार से खाने पीने की चीजें खरीद सकते हैं। ये जो सरकार की योजना है एक बहुत बड़ी योजना मानी जाती है भूख के खिलाफ। ट्रंप प्रशासन ने उसमें बड़े पैमाने पर कटौती की है, जिससे काफी गरीब लोगों को बुरा समय देखना पड़ा है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से बाढ़ और तूफान का खतरा बना रहता है न्यूयॉर्क में, जिससे निपटने का जो सिस्टम है वो काफी पुराना है। न्यूयॉर्क में गरीबी भी कम नहीं है। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की एक सोशल मीडिया पोस्ट काफी वायरल थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अमेरिका के 4,70,00,000 नागरिकों को पोषण युक्त भोजन नहीं मिलता। यह अमेरिका का हाल है। हर 5 बच्चे में से 1 बच्चा कुपोषित है, उसका बचपन कुपोषित है। और ज़ोहरान ममदानी ने इन्हीं समस्याओं पर उंगली रखी जो उनके खिलाफ फैलाए गए तमाम उन्माद पर भारी पड़ा। जो न्यूयॉर्क है वहां आबादी का जो घनत्व है वो भी काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा, और बड़े पैमाने पर वहां एशियन या फिर जो अश्वेत समुदाय है या विभिन्न जो देशों के प्रवासी हैं वहां रहते हैं। एक मिलीजुली आबादी है। अब सवाल है कि जो पूरा इस मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास था वो ममदानी ने कैसे किया। उन्होंने अपना कैंपेन चलाया सस्ता न्यूयॉर्क। उनके कैंपेन का नाम ही था सस्ता न्यूयॉर्क। और इसके तहत उन्होंने क्या कहा, 10 लाख अपार्टमेंट्स पर 5 साल तक किराया नहीं बढ़ेगा, यानी फ्रीज द रेंट। जो उनका नारा था उसको उन्होंने साफ साफ बोला कि 10 लाख अपार्टमेंट्स पर 4 साल तक कोई किराया नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा 2 लाख किफायती घर बनाएंगे। सबवे और बसें तेज करेंगे इस सिस्टम को एमटीए पर दबाव डालकर, यानी जो वहां का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो उनके अधीन नहीं है, फिर भी इसका उन्होंने वादा किया। मुफ्त बसें लाने की कोशिश करेंगे, एक और महत्वपूर्ण मांग। और हर बच्चे के लिए मुफ्त डे केयर, 6 हफ्ते से ऊपर जो है उसको मुफ्त डे केयर दिया जाएगा। मिनिमम वेजेस की बात की, $30 प्रति घंटा, और ये 2030 तक सबको मिलेगा मिनिमम। ये एक बड़ा वादा है, $30 पर घंटा। याद कीजिए 8 घंटे अगर आप काम करते हैं तो $240 रोज की कमाई, और $240 को अगर आप रुपए में कन्वर्ट करना चाहें तो आप समझ लीजिए 85 के ऊपर ही है। जोड़ लीजिए कितना पैसा रोज कोई वहां कमा सकता है। और इसके अलावा अमीरों पर टैक्स बढ़ाएंगे। जाहिर है पैसा आएगा कहां, तो उन्होंने साफ कहा कि अमीरों पर हम टैक्स बढ़ाएंगे। ये सारी बातें जो ममदानी ने की, ये ट्रंप की नजर में कम्युनिस्ट होना है, लेकिन न्यूयॉर्क की जनता की नजर में ये उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी था। और इसलिए उनके कैंपेन को हर तरफ से समर्थन मिला। खास तौर पर गरीबों ने हाथों हाथ लिया। क्षेत्र और नस्ल की सीमाएं टूट गई। यहां तक कि यहूदी विरोधी कहे जाने के बावजूद बड़ी संख्या में युवा यहूदियों ने ज़ोहरान के लिए कैंपेन किया, यानी आर्थिक मुद्दे तमाम भावनात्मक मुद्दों पर भारी पड़े। जबकि जनता की आर्थिक बदहाली के लिए जिम्मेदार राजनीति और राजनेता हमेशा चाहते हैं कि चुनाव भावनात्मक मुद्दों पर हो और मीडिया पर अपने नियंत्रण के जरिए बाजी मार ली जाए। भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में ऐसा होता है और भारत के लोगों से ज्यादा इसे कौन जानेगा। लेकिन प्रजा नागरिक बन जाती है तो फिर नतीजा वैसा आता है जैसा न्यूयॉर्क में आया है। भावनात्मक मुद्दे जनता को प्रजा बनाए रखने में काम आते हैं। यानी सोचो मत, जो मिल रहा है उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करो। ज़ोहरान की जीत ने बताया कि सही नीयत और पक्के इरादे से इस दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है। वैसे न्यूयॉर्क का मेयर पद कोई दिखावे का पद नहीं है, ये एक तरह से शहर का सीईओ है। आप उसकी जिम्मेदारी देखिए। न्यूयॉर्क के मेयर का ये दफ्तर है और पूरा बजट चलाता है न्यूयॉर्क का। जो मेयर होता है शहर का पूरा बजट चलाता है। 2025 में $100 अरब से ज्यादा बजट था न्यूयॉर्क का।
पुलिस विभाग भी मेयर के ही नियंत्रण में चलता है। 36,000 पुलिस वाले हैं वहां। फायर डिपार्टमेंट, आग बुझाने वाले। स्कूल सिस्टम पूरा वो भी मेयर के अंडर में होता है। 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, पार्क, कचरा साफ करना, सड़कें बनाना, सब मेयर के अधीन है। मेयर के खास अधिकार होते हैं। वो पुलिस कमिश्नर चुन सकता है, डिप्टी मेयर चुन सकता है, सिटी काउंसिल जो कानून बनाती है उसके बिलों पर वीटो लगा सकता है, यानी रोक सकता है। अगर कोई आपातकाल हो, जैसे बाढ़, बर्फीला तूफान या महामारी, तो मेयर ही नेतृत्व करता है। हालांकि सीमाएं भी हैं, जैसे टैक्स बढ़ाना मेयर के हाथ में नहीं है, वो राज्य सरकार का काम है। सबवे और बसें जिन्हें एमटीए चलाता है, मेयर सीधे कंट्रोल नहीं करता। राज्यपाल मेयर को हटा भी सकता है अगर गंभीर आरोप। बहरहाल मेयर शहर का सीईओ है, पर राज्य सरकार की निगरानी में। जाहिर है ममदानी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं और उनसे उम्मीदें भी बड़ी हैं, लेकिन ममदानी की जो विश्व दृष्टि है वो उन्हें अमेरिका के एक चमकदार भावी नेता के रूप में सामने लाता है। वे अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करते हैं, जिससे कई बार उन्हें काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा। जैसे नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, उनके बारे में क्या कहा है? जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, आप जानते हैं, अगर मैं मेयर बना तो नेतन्याहू को न्यूयॉर्क आने पर एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कराऊंगा। ममदानी ने यह बयान इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नवंबर 2024 के वारंट का हवाला देकर दिया, जिसमें नेतन्याहू पर गजा में युद्ध अपराधों का आरोप लगाया गया है। जोरान ने गजा में इजराइल की कार्रवाई को नरसंहार बताया और कहा कि अमेरिकी डेमोक्रेट्स को फिलिस्तीनी मुद्दे पर प्रोग्रेसिव होने का दावा छोड़ देना चाहिए। ममदानी को चुनाव में यहूदी वोटरों का 43% समर्थन मिला, जबकि एंटी सेमिटिज्म यानी यहूदी विरोधी होने का आरोप उन पर बार बार लगाया गया था। और ट्रंप के बारे में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेयर के तौर पर ट्रंप की नीतियों का विरोध करूंगा, जैसे आईसीई यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट की जो छापेमारी होती है, फंड कटौती और गिरफ्तारी की जो ट्रंप ने धमकी दी थी ममदानी को, उसे उन्होंने लोकतंत्र पर हमला बताया। यही नहीं, ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि मोदी को नेतन्याहू की तरह ही देखना चाहिए, दोनों युद्ध अपराधी। लेकिन जोरान के लिए भारत का एक और मतलब है, जो पंडित नेहरू जैसे स्वप्नदर्शी नेता से जुड़ता है। अपनी विक्ट्री स्पीच में जोरान ने पंडित नेहरू के ट्रस्ट विद डेस्टिनी का जो मशहूर भाषण था, नियति से साक्षात्कार, जो उन्होंने 14 अगस्त की आधी रात को दिया था आजादी की घोषणा के साथ, उसका उन्होंने जिक्र किया। क्या कहा? ममदानी ने कहा कि आपके समक्ष खड़े होकर मुझे जवाहरलाल नेहरू के शब्द याद आते हैं, इतिहास में शायद ही कोई ऐसा पल आए जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और किसी लंबे समय से दबी हुई राष्ट्रीय आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। ये लाइनें नेहरू जी की थी और उन्होंने बोलकर, कहकर उसको कोट किया। आगे वो कहते हैं कि आज रात न्यूयॉर्क ने ठीक ऐसा ही किया है। ये नया युग स्पष्टता, साहस और दृष्टि की मांग करता है, बहानों की नहीं। इसे साहसिक नेतृत्व और हमारे शहर की जीवन यापन लागत की समस्या से निपटने की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी योजना द्वारा परिभाषित किया जाएगा। नेहरू जी पर भारत में आजकल खास तौर पर मोदी जी के समर्थकों और खुद मोदी जी की ओर से काफी हमले होते हैं, लेकिन नेहरू को याद करने का मतलब है बिना धर्म, क्षेत्र, भाषा, नस्ल और लिंग के भेदभाव किए जनता की समस्याओं को हल करने में खुद को झोंक देना, बड़ी से बड़ी ताकत के सामने सच्चाई का परचम लेकर खड़े हो जाना, गलत को गलत कहने से कभी ना हिचकना, भाषण करते हुए मतदाताओं की भावनाओं को सहलाना नहीं, उत्तेजित करना नहीं, बल्कि उसकी चेतना को झकझोरना, जन चेतना को प्रगतिशील और वैज्ञानिक आधार देना। नेहरू ने भारत में यही किया था। जोरान अपने पुरखों के देश के इस महान नेता की सीख पर कितना अमल करते हैं, इसका जवाब तो भविष्य देगा, लेकिन एक बात तो तय है
कि जैसा नेहरू जी का सपना था, न्यूयॉर्क की जनता ने कुछ वैसा ही किया। वरना एक ईसाई बहुमत वाले प्रदेश में एक हिंदू मां के बेटे, एक मुस्लिम पिता के बेटे और एक मुस्लिम महिला के पति का इस तरह से चुनाव जीतना सामान्य बात नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.